चलिए नमस्कार साथियों, जय श्री महाकाल सभी को। मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने आरडब्ल्यूए परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सभी साथी लोग जुड़ जाइए ताकि हम आज की कक्षाओं का आयोजन कर सकें। तो बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कविता पाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और भी सभी मेरे प्यारे भाइयों को बहनों को जय श्री महाकाल, जय हिंद। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। मुद्रा जो टॉपिक है वो हमारा कल खत्म हो गया था। ठीक है, मुद्रा में अवस्फीति से संबंधित अवस्फीति क्या मुद्रा में एक शब्द मैंने आपको अंतिम टॉपिक के रूप में पढ़ाया था और वो शब्द था मेरे ख्याल से अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन। ठीक है, तो काफी लोगों की इंक्वायरी आई थी इसको लेकर के। मैं डिवैल्यूएशन आज फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। दूसरा फिर टॉपिक बच जाता है हमारा विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन, उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो तमाम साथी जितने भी हमसे जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और जल्दी से जुड़ जाइए बाकी साथी। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए कुछ साथियों का मैसेज मुझे आता है कि सर टाइम वेस्ट होता है, ये मत बताया करो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। मेरे में तो इकोनॉमिक्स विषय ऐसा है, आपको बोरियत होगी, इसलिए मैं पहले से लिख करके रख लेता हूं कि क्या-क्या हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं आज आपको क्या-क्या पढ़ाने वाला हूं, जरा इस चीज की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों आपके साथ में क्या पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन पढ़ेंगे और विमुद्रीकरण कितनी बार भारत में किया गया है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एक नया टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है इन्फ्लेशन या इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं मुद्रास्फीति या सामान्य भाषा में क्या कहते हैं महंगाई। इसको लेकर के शुरू करेंगे और महंगाई के अंतर्गत या मुद्रास्फीति के अंतर्गत हम क्या-क्या चीजें पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति के अंतर्गत हम सबसे पहले परिचय को पढ़ेंगे कि क्या होती है, फिर इसके प्रकारों की बात करेंगे कि कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, फिर हम बात करेंगे इसके कारणों की मुद्रास्फीति का क्या कारण है, आखिर मुद्रास्फीति क्यों होती है, इसकी जरा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसी के बाद फिर हम चर्चा करेंगे इसके प्रभाव की और अंतिम रूप से इसके मापन की बात करेंगे कि कौन-कौन सी विधियों के द्वारा मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। जब इन्फ्लेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम बात करेंगे डिफ्लेशन की। इन्फ्लेशन का उल्टा भाई है डिफ्लेशन या इसको अवस्थिति बोलते हैं। ये खत्म हो जाएगा फिर स्टैगफ्लेशन वाला टॉपिक हम करेंगे और स्टैगफ्लेशन कुछ नहीं है, एक दो लाइन का टॉपिक है, इतनी सारी बातें करेंगे। तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम कक्षा की शुरुआत विधिवत रूप से कर सकें। चलिए ये हाई क्वालिटी है। चलिए तो अब बिना देरी किए, साफ नहीं दिख रहा है, भद्दा दिख रहा है, अब ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है सर? वीडियो की क्वालिटी ठीक करिए, वीडियो की क्वालिटी कुछ शायद अब इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम लोग एक बार डिवैल्यूएशन या हम लोग अवमूल्यन को एक बार देख लेते हैं कि अवमूल्यन क्या चीज है। मैंने आपको ये बताया था कि जो डिवैल्यूएशन होता है, समझ गए इस बिंदु को, जो डिवैल्यूएशन होता है या अवमूल्यन होता है। ठीक है, डिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन को हम लोग क्या बोलते हैं अवमूल्यन। मैंने आपको बताया था कि अवमूल्यन जो होता है वह देश की केंद्रीय बैंक करती है। कौन करती है? तो देश की केंद्रीय बैंक जो है वह अवमूल्यन का कार्य करती है और अवमूल्यन में क्या करती है कि विदेशी मुद्रा जो होती है उसकी तुलना में घरेलू मुद्रा को कम कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब ये है कि अगर $1 समझना, मैं केवल डॉलर की बात कर रहा हूं इसलिए केवल डॉलर की ही बात समझ में आएगी आपको, ताकि मैं पिछली बार भी डॉलर की ही बात कर रहा था। याद रखिएगा $1 की वैल्यू अगर ₹70 है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ₹70 देकर के मैं $1 खरीद सकता हूं। स्पष्ट है? वहीं पर अगर हम बात करें कुछ समय के बाद में $1 की जो वैल्यू है वह $75 हो जाती है, यानी कि अब मुझे $75 देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। तो यहां पर रुपया कमजोर हो गया है, $75 देने पड़ रहे हैं ना, क्रय शक्ति रुपये की क्या हो गई, कम हो गई। अभी तो हमें ज्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं और $1 लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा रुपये देंगे तो यहां पर हम कहेंगे कि 70 से 75 हो गया रुपया, तो यहां पर हम कहेंगे कि अवमूल्यन हुआ है। ये अवमूल्यन होता है तो एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, ध्यान रखिएगा एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स का मेरा मतलब है निर्यातक, जो भी सामान बेचते हैं उनको फायदा होता है। कैसे फायदा होगा? घरेलू की बात हो रही है तो मान लीजिए मैंने कल जो एग्जांपल बताया था उसी की मैं चर्चा कर लेता हूं। मैंने कल आपको एक मुकेश अंबानी का एग्जांपल बताया था और ये कहा था कि मुकेश अंबानी जी जो है, समझ गए इस बिंदु को, यहां पर अंबानी परिवार जो है, मुकेश जी जो है वह किसी चीज को बेचते हैं, भारत में बनाया उन्होंने, तो ये इंडिया में किसी चीज को उन्होंने बनाया है। केवल एक बात समझने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, इंडिया में किसी चीज को बनाया है। मान लीजिए कि मुकेश अंबानी जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ या कोई जियो सिम का एग्जांपल लिया था शायद मैंने, वो जियो सिम ने उन्होंने क्या कर दिया, जियो सिम को कहां पर बेच दिया? यूएसए में बेच दिया। कहां पर बेचा है भैया? यूएसए में बेचा है। ठीक है, तो जब ये बेचेंगे जियो सिम को तो यूएसए वाले इनको क्या देंगे? यूएसए वाले इनको देंगे इंटरनेशनल करेंसी यानी कि डॉलर देंगे। आ रही बात समझ में? तो जब इनको डॉलर दिया तो मान लीजिए इनको $10 मिले। कितने डॉलर मिले? $10 मिले। इन्होंने जितनी भी जियो सिम बेची तो $10 मिले। मुझे बताइए अगर अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी देश की किसी बैंक के पास जाएंगे तो ये $10 लेकर के जाएंगे और कहेंगे कि मेरे पास $10 है, अब इसे रुपये में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो रुपये की कीमत मान लो ₹70 है। ठीक है, तो 10 × 70 देख लो कितना आएंगे, ₹700 आएंगे। ठीक है, और मान लो रुपये की कीमत $75 तो 10 × 75 देखो कितना आ जाएंगे, 750 आ जाएंगे। तो ये मुकेश अंबानी जी को तो यहाँ पर फायदा हो रहा है ना, यहाँ पर तो ₹50 का एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन जो होता है या डिवैल्यूएशन जो होता है उससे निर्यातकों को फायदा होता है, एक्सपोर्टर्स को क्या होता है? फायदा होता है। ठीक है, तो ये बातें अवमूल्यन से संबंधित थी, ये बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय बैंक करती है, तो सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इतनी ही बात, सारी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका था, केवल डिस्कशन कर दिया मैंने। ठीक है, अब एक साथी का मैसेज आया था कि सर अवमूल्यन किया जा रहा है तो कोई व्यक्ति वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ को मतलब सूचना भी दे सकता है कि सर ये गलत बात है, ये गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, घरेलू मुद्रा है, घरेलू मुद्रा की इच्छा हमारी कितनी उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये बातें यहां से संबंधित होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, और अगला जो हमारा टॉपिक है वह है विमुद्रीकरण। क्या टॉपिक हमारा? विमुद्रीकरण, और विमुद्रीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमोनेटाइजेशन, है ना। तो अगला टॉपिक हमारा विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, और विमुद्रीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है विमुद्रीकरण? इसको जरा हम परिभाषा के अंतर्गत लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक परिभाषा में लिखिए जरा, लिखिए इसके अंतर्गत क्या चीज लिखना है हमें, लिखिएगा। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को, सरकार यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है, तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को, मुद्रा यानी करेंसी है ना, मैं यहां लिख देता हूं, पुरानी मुद्रा को कानूनी तरीके से, कानूनी मतलब लीगल, ठीक है, कानूनी तरीके से, ठीक है, तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को कानूनी तरीके से बंद करके नई मुद्रा की घोषणा, नई करेंसी की घोषणा, नई करेंसी की घोषणा करना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। आपने देखा होगा कि मोदी जी आए थे 8 नवंबर को 2016 में और कहा था कि 500 और 1000 रुपए के जो नोट है वो अब रात को 12 बजे के बाद बंद हो जाएंगे और अब हम नया नोट जारी करेंगे 2000 का, जिसमें चिप लगी होगी, है ना, ये जो अफवाह फैली थी चिप वाली जो बात है। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो विमुद्रीकरण इसका मतलब, अच्छा क्यों किया जाता है विमुद्रीकरण? कोई तो कारण होगा, तो इसका कारण है, समझिएगा, विमुद्रीकरण का कोई कारण है। तो क्या कारण है? तो विमुद्रीकरण इसलिए किया जाता है कि जो ब्लैक मनी है, ठीक है, जो काला धन है, सबसे पहली बात क्या है? काला धन। काला धन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। अच्छा, ब्लैक मनी कोई काला दिखने वाला मनी है क्या? क्या ब्लैक मनी मतलब काले नोट की बात हो रही है? तो ध्यान रखिएगा काला धन उसको कहते हैं जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, यानी कि जो सरकार से छुपाया जाता है। ठीक है, जिस पर टैक्स या कर नहीं दिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं काला धन। ठीक है, तो पहला है काला धन समाप्त करने के लिए, काला धन समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो बात है, जो नकली नोट है, नकली नोट बाहर निकालने के लिए या खत्म करने के लिए, तो जो नकली नोट है उन्हें बाहर निकालने हेतु इसके लिए भी विमुद्रीकरण किया जाता है। और एक और कारण है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, ठीक है, समाप्त करने के लिए। ठीक है,
भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इन 3 कारणों से मुख्य रूप से हम विमुद्रीकरण करते हैं, ठीक है। बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देखो, बोर्ड तो क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दीजिए ना, ऐसा बढ़ा दो, चलेगा। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग, क्वालिटी थोड़ा सा डल हो रही है, 1 मिनट सभी लोग रुकिएगा जरा। अवमूल्यन से रुपये की वैल्यू कम हो जाती है, बिल्कुल अवमूल्यन से रुपये की जो वैल्यू है वह कम हो जाती है, ठीक है, रुपये की वैल्यू कम होती है। वेरी गुड इवनिंग, चलिए सभी लोग। देखिए क्वालिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन डेटा बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें, देखिएगा जरा। चलिए तो ये सारी बातें आपको समझ में यहाँ तक आ रही होगी, स्पष्ट है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए अब करते हैं इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो विमुद्रीकरण के कारण ये है, अब ध्यान रखिएगा भारत में विमुद्रीकरण अभी तक 3 बार हुआ है, ठीक है। कितनी बार हुआ है भारत में विमुद्रीकरण? तो 3 बार। तो अगला एक बिंदु यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि भारत में, ठीक है, भारत में अभी तक 3 बार किया गया। भारत में अभी तक कितनी बार किया गया है? तो ध्यान रखिएगा विमुद्रीकरण 3 बार किया गया है। कब कब किया गया है जरा इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 3 बार जो है वह कब कब किया गया है? तो पहली बार जब किया, ध्यान रखिएगा 1946 में किया है ना, डेट भी लिख लीजिएगा 12 जनवरी। तो पहला है जरा 12 जनवरी युवा दिवस मनाते हैं हम 1946 को, ये पहली बार किया गया था विमुद्रीकरण इसमें, ठीक है। और दूसरी बार कब किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दूसरी बार आपका किया गया था, डेट है उसकी 16 जनवरी 1978, ठीक है। 1978 में दूसरी बार विमुद्रीकरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार ध्यान रखिएगा कि तीसरी बार विमुद्रीकरण कब किया गया है? तो 8 नवंबर को किया गया है, मोदी जी ने किया था। तो 8 नवंबर 2016 को किया गया, ठीक है। विमुद्रीकरण में पुराने नोट को हटा करके नए नोट की घोषणा की जाती है। यहां पर भी कुछ नोटों को हटाया गया था जिसके नाम भी मैं बता सकता हूं, लेकिन काम के नहीं है। केवल यहां पर मैं आपको 8 नवंबर की तिथि के नोट्स को बता देता हूं कि कौन कौन से जो नोट्स थे उनको बैन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 500 रुपए और 1000 रुपए, ठीक है, 500 रुपए और 1000 रुपए, ठीक है, ये नोट को बैन किया गया, ये नोट को बंद कर दिया गया, नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया, ऐसा लिख सकते हैं, प्रचलन से बाहर किया गया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात आपकी यहां से संबंधित थी, ठीक है। इतनी बातें आप उतार लेंगे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? स्पष्ट है यहां तक सारी बातें? तो इसे विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। सर लाइट बंद करवा दीजिए, लाइट से कोई फर्क पड़ेगा क्या? चलिए इतनी बातें यहां से संबंधित थी। अब हम नया टॉपिक ले लेते हैं दोस्तों, ये आप उतार लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अगला हेडिंग लगेगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। या इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? महंगाई, महंगाई, ठीक है, महंगाई के नाम से इसको जानते हैं। ये टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में मैं पहले भी रूपरेखा आपको बता चुका हूं, ठीक है। और रूपरेखा यहां पर मैंने आपको बताई है कि हम क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की, ठीक है। तो परिचय की हम बात कर लेंगे, ठीक है। परिचय के बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमें। तो परिचय पढ़ेंगे, फिर प्रकार पढ़ेंगे, फिर कारण पढ़ेंगे, प्रभाव पढ़ेंगे और इसका मापन पढ़ेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं मुद्रास्फीति की, और मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या है उसको हम देख लेते हैं। मुझे बताइए कि उत्पादन किन चीजों का होता है? उत्पादन किन चीजों का होता है? चलिए देखते हैं, 1 मिनट। दोस्तों क्वालिटी की थोड़ी कुछ दिक्कत आपको दिखाई दे रही है शायद, है ना। तो मैं लाइट ऑन करवा लेता हूं, आप लाइट ऑन कर दीजिए सर, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको नहीं दिक्कत आ रही होगी, स्पष्ट है। चलिए कमेंट करके बताइए क्या आपको अब ठीक ठाक बोर्ड दिखाई दे रहा है। अगर आपको ठीक तरीके से बोर्ड दिखाई दे रहा है तो हम फिर आगे की ओर बढ़े। क्या आपको दिखाई दे रहा है? सभी का कमेंट दिखाई देता है मुझे, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अब मैं शुरुआत करता हूं इन्फ्लेशन नामक अध्याय की। तो इन्फ्लेशन अब हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति को लेकर के। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, ठीक है। तो पहले इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं। तो परिभाषा लिखिएगा सबसे पहले आप, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, कीमतों का मतलब क्या है? प्राइस, कीमतों में लगातार वृद्धि, कीमतों में लगातार वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहलाती है, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसकी परिभाषा हो गई। क्या आपको दिखाई दे रहा है? बढ़िया दिख रहा है ना? तो चलिए बहुत बढ़िया, अब आराम से आपको दिखाई दे रहा है ना, ध्यान दीजिए पढ़ने पे। तो मुद्रास्फीति कैसे कहते हैं या महंगाई किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जाती है तब हम इसे कहते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये जो लगातार वृद्धि है ना, हम कुछ सालों के बाद होती है। जैसे मान लीजिए 2010 में, एक एग्जांपल हम बात करते हैं कि 2010 में मान लीजिए किसी पेन की कीमत थी 5 रुपए। कितने रुपए कीमत थी? 5 रुपए थी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वर्ष है और यह है कीमत या प्राइस है, ठीक है, किसी भी वस्तु की कीमत। तो 2010 में उसकी कीमत थी 5 रुपए, 2012 में उसकी कीमत जो हो गई 7 रुपए, ठीक है। और 2015 में जो है उसकी कीमत हो गई मान लीजिए 10 रुपए। फिर 2018 में जो उसकी कीमत हो गई वो हो गई आपकी 13 रुपए, ठीक है। तो ये जो कीमतों में वृद्धि लगातार देखी जा रही है कि 5 से क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, ठीक है। तो 5 से 7 हो गई, ठीक है, फिर 7 से 10 हो गई, फिर 10 से 13 हो गई। तो इस प्रकार अगर किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तब हम इसे क्या कहते हैं? तब हम इसे कहते हैं मुद्रास्फीति, या इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा मुद्रास्फीति की जो घटना है ना, उसमें ध्यान रखिएगा जो मुद्रा है हमारी, जो भारतीय मुद्रा है जिसको हम रुपया भी कहते हैं, उसकी क्या होती है? क्रय शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। तो अगला बिंदु यहाँ पर लिखिएगा कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति, अच्छा क्रय शक्ति को हम बोलते हैं परचेसिंग पावर। क्या बोलते हैं? परचेसिंग पावर। मैं लिख दूंगा परचेसिंग पावर ऑफ मनी हम बोलते हैं इसको, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होता है? यहाँ पर एक शब्द आपको मिल रहा होगा मुद्रा की क्रय शक्ति। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मुद्रा की क्रय शक्ति से क्या मतलब है। मुद्रा की क्रय शक्ति से मतलब यह है कि एक इकाई मुद्रा जितनी वस्तुओं को खरीद सकती है वह उसकी क्रय शक्ति होती है ना। तो यहाँ पर परिभाषा भी मैं लिख देता हूँ ताकि और ज्यादा बेटर रहे। यहाँ पर देखिएगा
मैं लिख रहा हूं इकाई मुद्रा जितनी वस्तुओं को खरीद सकती है, जितनी वस्तुओं को खरीद सकती है